दोस्तों, कार ट्रेड के आईपीओ की बिडिंग समाप्त हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन के फाइनल फिगर्स जो हैं, फाइनल डेटा, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखनी है आपने अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया है, क्या ग्रे मार्केट के ट्रेंड्स कह रहे हैं, क्या लिस्टिंग डे के समय एक्सपेक्टेशन रखे जा सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो इन्वेस्टर्स को जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, बड़ा आईपीओ था, लगभग 3000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ था, और आप देख सकते हैं ये 20 टाइम्स 20 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, 35 टाइम्स उन्होंने इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया है। एनआईआईज उनका पास्ट में मतलब रिसेंट पास्ट में एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि रोलेक्स रिंग का आईपीओ हो गया या फिर ग्लेनमार्क का आईपीओ हो गया, जहां पर जनरली एनआईआईज जो है वो पैसा लेते हैं, मतलब 7 से 10 दिन के लिए वो लोन लेते हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट बहुत सारे एनआईआईज की जस्टिफाई नहीं हो पाई है, तो उनको लॉस देखने को मिला है। लेकिन अच्छा खासा 41 टाइम्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है, और रिटेल ने बहुत बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है, 2.7 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया है। तो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए चांसेस बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो एक तरीके से आप 40% के आसपास का चांस रख सकते हैं। मतलब घर से अगर 5 एप्लीकेशन अगर गई है, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 2 एप्लीकेशन का यहाँ पर आराम से यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जो रिटेल सब्सक्रिप्शन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 2.4 टाइम्स है। तो इसीलिए थोड़े से अच्छे और आसान चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट के। जैसे अभी अभी कुछ आईपीओ है जिसकी लिंक्स आने वाली हैं, जैसे देवयानी इंटरनेशनल है, कृष्णा डायग्नोस्टिक है, वो 30 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब हुए हैं। तो फिर वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस 3% से भी कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा आईपीओ रहेगा। जिनको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उनको अलॉटमेंट यहाँ पर जरूर मिल सकता है। लेकिन बात ये नहीं है कि अलॉटमेंट मिलना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं। अब अगस्त 17 एक्सपेक्टेड है कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा, और लिंक 18 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, अगर 17 को लिंक आती है, 18 को लिंक आती है, हम लिंक को शेयर कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कम्युनिटी पेज है वहां पर मैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज मैं वहां शेयर करता ही रहता हूं। मैं वहां लिंक को भी शेयर कर दूंगा हर बार की तरह। दोस्तों, लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन 23 अगस्त की अभी फिलहाल आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये आप देखिए लिस्टिंग का डेट जो था 23 तारीख को था। अब लेस देन 10% ग्रे मार्केट प्राइस है, तो ये थोड़ा सा अनसर्टन अभी हो गया है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, अनसर्टन अभी थोड़ा सा लग रहा है। कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए अभी स्मॉल कैप, क्योंकि बीएससी का सर्कुलर आया था, उसके बाद से स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी खासी बिकवाली हुई, फिर बाद में सर्कुलर मॉडिफाई हुआ, तो फिर मार्केट फिर सुधर गई है। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी उस चीज को लेके है, और ऑलरेडी मार्केट का थोड़ा वैल्यूएशन लेवल ऊपर ही है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में। तो इसीलिए अगले कुछ 8-10 दिन वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो फिर यहाँ पर बोल पाना मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे लगता है शायद इसीलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी डाउन थी। इसीलिए लिस्टिंग कहीं भी जा सकती है, बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी नए अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और एक पैसिव इनकम के लिए हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों, क्या ये जो बिजनेस है वो क्या इन सब चीजों पर काम कर सकता है? तो देखिए, कार ट्रेड जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, तो वैसे ही एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। आईईएक्स है, एमसीएक्स है, ये सब क्या है? इंटरनेट प्लेटफॉर्म की कंपनियां है। तो सिमिलरली कार ट्रेड भी है। वो क्या करती है? नई और पुरानी जो कार है उसकी मार्केटिंग करनी है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। उनके जो ब्रांड्स हैं वो है कार वाले है, कार ट्रेड है, बाइक वाले है, श्रीराम है। तो सबसे बड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ जो है वो है ऑर्गेनिक रीच। गूगल में 2.7 करोड़ विजिटर्स आते हैं। तो किसी को भी अगर कुछ कार खरीदनी है या फिर यूज्ड कार खरीदनी है या बेचनी भी है, मतलब किसी को अगर फिर से अपने जो भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर जिसको भी बेचनी हो, तो वो भी बेच सकते हैं। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। लेकिन टोटल ऑफर ऑफर पर सेल है, मतलब जो भी अपना स्टेक बेच रहे हैं, पूरा पैसा जो है लगभग जो भी 3000 करोड़ के आसपास पूरा उन्हीं के पास ही जा रहा है, कंपनी के पास वो पैसा नहीं जाना है। तो टोटल ये एक ओएफएस जैसा ही आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब बिजनेस की रिस्क के बारे में बता दूं, अगर भविष्य में लोग ज्यादा से ज्यादा राइड हेलिंग अगर करने लगे, जैसे ओला है, उबर है, लोग बोलेंगे कि हमको गाड़ी खरीदनी नहीं है, एक अलग से एक
हेडेक है, तो फिर डिक्लाइन इन कार ओनरशिप होगा तो इनके बिजनेस में फर्क पड़ेगा। कोविड-19 का इफेक्ट तो है ही, क्योंकि उसकी वजह से बिजनेस और कैश फ्लो में इफेक्ट हुआ है। टेक्नोलॉजी के साथ इनको भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर जो है यूज करना बंद कर देंगे इनके इनके जो इनका जो वेबसाइट है उसको। और अभी गूगल में भी नंबर 1 में है, तो फिर गूगल में अगर ऑर्गेनिक रीच अगर नंबर 1 से नंबर 2 हो गया तो बहुत फर्क पड़ सकता है। ऐप स्टोर कोई अगर इनको रिमूव कर दे तो ये सब कुछ रिस्क है। नया जमाना चल रहा है दोस्तों, तो ये सब रिस्क भी आ रहा है इन सब बिजनेस में। फ्रॉडुलेंट बिहेवियर भी हो सकता है सेलर्स या फिर परचेजर्स के द्वारा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मैं बता दूं तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जोमेटो जैसा नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो 91 करोड़ का है, लेकिन प्रॉफिट को अगर आप एडजस्ट करते हैं जो डेफरल टैक्स क्रेडिट के साथ, तो फिर उसके हिसाब से 27.3 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, चाहे वो आप कोई भी डेटा लीजिए, तो 32% के हिसाब से प्रॉफिट तो बढ़ा ही है। आप अर्निंग पर शेयर लीजिए 6 की है, जो कि प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है वो उसका 80 का देता है, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। लेकिन देखिए, हम जैसे कंजर्वेटिव वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टडी कर पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नई एज टेक्नोलॉजी में आप फ्यूचर ग्रोथ पर आप यहाँ पर बेट कर रहे हैं। जैसे जोमेटो है, जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कितना अच्छा आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि लोग फ्यूचर के ग्रोथ पर बेट कर रहे हैं, फ्यूचर की अर्निंग पर बेट कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एबिटा आप देख सकते हैं 15% के हिसाब से इसका बढ़ा है। बाकी आरओई, आरओसी बहुत ज़्यादा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और आरओसी जो है बहुत ज़्यादा बताने लायक नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटास थे, मुझे लगता है इन डेटा के हिसाब से कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर थोड़ा-सा डर जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ पर बेट कर रहे हैं। मेरे जैसा जो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, फिलहाल इन सब बिज़नेसेस से थोड़ा दूर रहेगा। क्यों दूर रहेगा? क्योंकि धीरे-धीरे कन्विक्शन ग्रो होती है। अब देखिए, इन्फोसिस है या एचसीएल या फिर एचडीएफसी बैंक जैसे बिज़नेसेस 20-25 साल से हैं, तो हर 3-3 महीने में उनका रिजल्ट आता रहता है, कॉन कॉल आता रहता है, तो हमको कन्विक्शन बढ़ता है या कम होता है। तो इनके साथ भी धीरे-धीरे कन्विक्शन बढ़ेगा। और अच्छी खासी इनकी भी हम देख सकते हैं कि एक जो एंकर लिस्ट थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टर्स बिल्कुल यहाँ पर अपने रडार में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। लेकिन अगर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल रडार में आ सकता है, मेरे रडार में ये आ सकता है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।